मैं वैद्य आशुतोष नानल। आज नॉट एग्जैक्टली कोरोना बट नई व्याधियाँ या आजकल जो नई बीमारियाँ सिंड्रोम्स ये फैलते हैं, हमें इनकी न्यूज़ मिलती है, आते हैं। इनके ऊपर आयुर्वेद के माध्यम से या आयुर्वेद द्वारा किस तरीके से विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से इनका विचार आयुर्वेद के माध्यम से आयुर्वेद के तत्वों के आधारित करना चाहिए, इसके बारे में कुछ मेरे वैयक्तिक मत है, ये मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कुछ गुरुजनों द्वारा, कुछ पिताजी द्वारा और कुछ परंपरागत तरीके से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, इन्हीं के आधारित मेरे मत मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो मेरे गुरुजनों को सादर वंदन करके मेरे विचार अभी मैं यहाँ पे प्रकट करने वाला हूँ। आयुर्वेद क्या है? अगर हम थोड़ा सामान्य इंसान के हिसाब से नॉलेज बेस के में देखते हैं तो आयुर्वेद ये आयु की प्रमाण बताने वाली या आयु की प्रमाण जिस तरीके से हम जान सकते हैं ऐसी शास्त्र है कि आयु कैसे होनी चाहिए, हित अहित या हित, दीर्घ अदीर्घ। तो दीर्घ और हित स्वरूप की आयु अगर हमें प्राप्त करनी है तो उसके मार्ग बताने वाला शास्त्र आयुर्वेद है। दूसरी बात, जहाँ पे इसका अनुमान जिस शास्त्र के आधार पे किया जा सकता है कि कौन दीर्घजीवी रहेगा, किसी की आयु कम रहेगी, किसकी आयु हित रहेगी, किसकी अहित रहेगी, ये भी हम आयुर्वेद द्वारा जान सकते हैं। आयुर्वेद का प्रगटन या आयुर्वेद की अभिव्यक्ति इस धरती पे कैसे हुई, तो थोड़ा परंपरागत, इसे मैं दंत कथा लोक कथा इस तरीके से स्वरूप नहीं दूंगा, पर अगर कहना है कि कई सारी चीज़ें, अगर हम रसशास्त्र के भी कई ग्रंथ देखते हैं या पुराण तंत्र में किसी कई ग्रंथ देखते हैं, अनेक ग्रंथों में आपको यहाँ पे दिखता है कि शिवजी ने कई सारी चीज़ों का ज्ञान ये पार्वती जी के और लोक कल्याणार्थ प्रकट किया। तो पुराने ज़माने में आयुर्वेद और अंतरण हम जानते हैं, मैं वही चीज़ें नहीं दोहरा रहा हूँ, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब पृथ्वी पे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार चीज़ों में से धर्म का पालन करने के लिए रोग ये उपद्रव मूल्य स्वरूप हुए, तब कहीं पे दैवी परंपरा से भगवान इंद्र से लेके भरद्वाज मुनि ने आयुर्वेद का पृथ्वी पे अवतरण किया है। आयुर्वेद पृथ्वी पे सच्चे में से चरक संहिता को मूलभूत रख के कुछ सिद्धांतों के विचार पे आगे हम आज बढ़ने वाले हैं। मैं समझता हूँ कई में से आप में से कई लोग BMS MD कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा सिद्धांतों की गहराइयों में हम जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। पर गए कुछ दिनों में कोरोना का ये जो आ रहा है कि चीन में ये सब जो भी आगंतुक स्वरूप से या किसी भी स्वरूप से हम इसे माने, तो आज हेतु का विचार इसमें बहुत ज़्यादा प्रधान करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मतलब आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नहीं हो सकता है कि आयुर्वेद में कोई एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी जिनमें रहेगी, ऐसे कोई द्रव्य नहीं है कि भाई कोई आपको जैसे जंतुक ने बताया है, रक्षोग ने बताया है, या कुछ द्रव्य जो है वेता लगना, पिशा जगना, ऐसे उल्लेख आते हैं। जैसे माणिक्य के बारे में आप देखेंगे तो माणिक्य वेता लगन गया है, तो इनकी रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल यूटिलिटी में हमें सोचना है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वेताल ये कंसेप्ट ही एस्टेब्लिश नहीं है। तो मेरा यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि ये संज्ञाओं का पर्याप्त करने में हमें अप्रोच क्या लेना चाहिए। तो इज इट दैट वी शुड बी टेकिंग दैट सम XYZ मेडिसिन इज गोइंग टू वर्क एज अ एंटीवायरल, कि इट विल एक्चुअली
work in killing that virus or making it inactive. So let me explain you कि कोई पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे काम करती है। जहाँ तक आप देखते हैं कि रस, वीर्य, विपाक ये हमारी परिभाषा है, दोष ये हमारी परिभाषा है, जिनके माध्यम से हम सभी अवस्थाएं, कोई भी लक्षण हो, ये समझ लेते हैं कि कौन से दोष की प्रधान वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई है, दूष्य कौन सा है। उस हिसाब से अगर तीन हम कहते हैं कि हेतु, लिंग और औषध, अगर हेतु का ज्ञान हो गया तो लक्षण का ज्ञान भी सम्यक तरीके से होने वाला है। लक्षण का ज्ञान हो गया तो हेतु का ज्ञान आपको सम्यक तरीके से होने वाला है। और दवा अगर समझ में आती है तो दवा से लक्षण क्या हो सकते हैं, किस व्याधि में, ये तीनों एक दूसरे से कड़ियों से लिंकिंग है। तो एक भी पार्ट कोई आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो हम चीज़ें आगे अलग तरीके से इंटरप्रेट करके उनको दोष धातु परिभाषा के में बैठा के इंटरप्रेट करके दवा हम वहाँ पे प्रयुक्त कर सकते हैं। तो अभी कोविड का जो चल रहा है, यहाँ पे रुग्ण का तो प्रत्यक्ष अनुभव तो किसी को यहाँ पे उपलब्ध हुआ नहीं है। तो कोविड के बारे में अगर विचार करना है, कृपया ये विचार मेरे वैयक्तिक समझे जाए, ना इसमें से कोई कंक्लूजन या फिर कोई ठोस दवा मैं रिकमेंडेशन इसमें नहीं करना चाहता हूँ। ये इसमें से कृपया आप जान ले, मैं पहले ही ये चीज़ प्रतिपादन सबके सामने करना चाहूँगा। तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं। तो जहाँ तक व्याधि का आयुर्वेदिक तरीके से हम विचार करते हैं तो हमें ग्रंथकार क्या बताते हैं कि निदान पंचक अगर हम देखते हैं तो पहले हेतु का प्रतिपादन करते हैं, पूर्व रूप आते हैं, रूप आते हैं, फिर आपका मतलब रूप, लक्षण, संप्राप्ति, उपशय वगैरह सब इनमें विभाजित करके हम कोई भी व्याधि का अभ्यास यहाँ पे करते हैं। जहाँ तक कोविड के बारे में देखा जाए कि जो लक्षण प्रायः स्वरूप में हमें उपलब्ध हो रहे हैं, तो इसमें मिलता है कि जो भी ये वायरस नामक एंटिटी है या जो भी इन्फेक्ट होने के बाद, शरीर से संपर्क आने के बाद, ऐसे कहा जाता है कि ये पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो इनर लाइनिंग, म्यूकोजल लाइनिंग है, यहाँ पे खुद को एम्बेड करके फिर वहाँ से मल्टीप्लिकेशन शुरुआत करती है आगे, और 14 दिन तक ये दिस इज इनर, 14 दिन के बाद कहीं पे इसका साइकिल जो है वो आगे शुरुआत होता है और लक्षणों की अभिव्यक्ति आगे शुरुआत होती है। और फिर पेशेंट फुल ब्लोन सिम्टम्स उसमें आएंगे पूरी तरीके से, फीवर हाई ग्रेड रहेगा या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलती है। स्टेप बाय स्टेप अगर अभी सोचा जाए कि सबसे पहले यहाँ पे विकृति अगर हमें कहीं पे देखनी है तो उरस स्थान हम देखते हैं कि उरस की ये उदान वायु की स्थान है। उदान वायु के विषय में हम अगर विचार करेंगे तो उदान का सबसे पहला कर्म मैं मानता हूँ कि बलोत्पत्ति करना या बल का धारण करना, नित्य स्वरूप में शरीर में बल की जो उत्पन्न होती है कि विभिन्न कार्य करने में हम जो कार्य क्षमता हमारी रहती है या जो कार्य क्षमता वर्तमान रहती है, ये उदान वायु का प्रधान कर्म है जो कि हमें परमावश्यक रहता है। और उदान का कर्म क्षीण होने पे बलहानि ये आपको सबसे पहले मिलती है। अब दूसरी धातु का आप विचार यहाँ पे करेंगे तो बल का संबंध और शरीर में देखा जाए तो मांस धातु से आता है। मांस धातु और बल की परीक्षा अगर करनी है तो बलम व्यायाम शक्ति अनुसार एक परीक्षित कहते हैं। और मांस का संवर्धन किसके आता है, जैसे पोषण से आता है, शरीर धातु का बल बढ़ता है, उसी तरीके से व्यायाम से भी मांस धातु का बल रहता है। तो बल की एक अपेक्षा अगर हम कहेंगे तो बल कहीं ना कहीं पे एक एंगल से देखा जाए तो शरीर की कार्यशक्ति या फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग एक्सरसाइज और कैरिंग आउट स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज, इससे लिंक होता है। और दूसरा जो बल का एस्पेक्ट है जो चिकित्सक के हिसाब से या व्याधि की प्रोपोगेशन या व्याधि का प्रसार होने के लिए जो बल आवश्यक होता है वो आपका रहता है धातु बल। तो धातु बल का विचार यहाँ पे ज़्यादातर हमें ये जो व्याधि संक्रमित हो रही है इसके बारे में करना ज़रूरी है, ऐसी मेरी एक अपेक्षा है कि चिकित्सा का जब भी हम विचार करेंगे तो
ये एस्पेक्ट हमें सबसे पहले सोचना पड़ता है। अभी काफ़ी इसमें व्याख्यान आप सुन चुके होंगे, काफ़ी लोगों ने विषयों का प्रतिपादन किया है कि जनपद दोष में ये कहाँ गया है, वो कहाँ गया है, ये चीज़ें करनी है, ये सब संविधान में लिखा हुआ है, उसके बारे में कोई दुमत मेरा नहीं है। कोविड के बारे में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे प्रिवेंशन किया जाए, ऐसे लोग ज़्यादा है कि जिनको इन्फेक्शन ना हो, जो व्याधि से पीड़ित ना हो, तो ज़्यादा बड़ी मात्रा में लाभ हमें यहाँ पे मिलेगा क्योंकि बाधित होने के बाद, लक्षण आने के बाद चिकित्सा करो और उनको फिर निगेटिव करो, उनको सबसे बाहर निकालो, जो कि बहुत जटिल और मुश्किल काम है। और काफ़ी सारे मेडिकल ऑफिसर्स इस एफर्ट में अभी लगे हुए हैं। यहाँ पे अभी देखेंगे अगर हम कि इसी अध्याय में, जनत्वोद्भव अध्याय में, उन्होंने अंत में चरक चिकित्सक ने एक बात कही है कि दोषों का बल है जिसका अनुमान हमें करना जरूरी है। कि जहाँ अल्पदोष है तो अल्पदोषों का विजय ये लंघन से ही हो सकता है। जहाँ मध्य दोष है वहाँ से शमन, यथावश्यक शोधन या मध्यम मात्रा का शोधन, इससे इन दोषों में से हमें राहत मिल सकती है। और बहुदोष अवस्था जहाँ आती है वहाँ पे पूरी तरीके से, उत्तम तरीके से शोधन देना जरूरी है। लंघन, ये बात मैंने यहाँ पे क्यों छेड़ी कि आज लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई अपने अपने घर में है। अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे से काफ़ी रेसिपी चल रही है, लोग अलग अलग चीज़ें बना के खा रहे हैं। इसमें पथ्य अपथ्य, विरुद्ध अविरुद्ध, या इनके संयोग किस तरीके से किए जा रहे हैं, ये चीज़ें गिर गया बीच में फोन। पकड़, हाँ क्षमा करिए, फ़ोन ट्राइपॉड से गिर गया था। तो दोषों का जो विचार हम कह रहे हैं कि आजकल YouTube से काफ़ी सारी रेसिपीज़ अलग अलग डाउनलोड हो रही है, लोग घर पे अलग अलग तरीके का, मतलब आहार के मामले में देखा जाए तो लोग घर में है, लगातार घर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड टोटली अवॉइड हो रहा है। पर कई जगह पे देखा जाए तो रेसिपीज़ में विरुद्ध आहार की संकल्पना है। ये कहीं पे लोग जिससे अवेयर ही नहीं है कि विरुद्ध नाम की संकल्पना होती है, या किस तरीके से आहार का कॉम्बिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमें थोड़ा विचार करना ज़रूरी है। कि वैद्यजन या इनको जो भी एडवाइस के लिए आपके यहाँ लोग अगर आएंगे, आपके पेशेंट आपको शायद कॉल भी कर रहे होंगे कि सर कोविड के लिए क्या प्रिकॉशन लिया जाए, क्या करना चाहिए, तो ये आहार के बारे में, आहार संकल्पना के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन आपको आपके रुग्णों को अच्छी तरीके से करना चाहिए, जिससे कि उस मामले में तो एक हम सिक्योर हो सकते हैं कि वॉटएवर डाइट इनपुट पेशेंट्स को जा रहा है वो एक तरीके से आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे कोई अन्य तरीके की बाधा या आहार द्वारा उत्पन्न नहीं होंगी। ये एक चीज़ हमें पहले सिक्योर करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ है कि हम काफ़ी बार देखते हैं कि हफ्ते में व्रत रहते हैं, संकल्प रहते हैं, अनशन रहते हैं, निर्जल उपवास रहते हैं। तो जहाँ तक कोशिश की जाए कि मुझे, जैसे चरकाचार्य ने जनपदोंश ने बोला है कि लंघनम, ये चिकित्सा लंघन का उन्होंने महत्व बताया, तो जहाँ तक देयर इज एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड वी नीड टू कैटर, I think we should advise all our patients and in general also that the evening's diet should be as light as possible, कि जिससे दोषों की सामता आए नहीं, आम उत्पन्न ना हो, आपका कोष्ठ लघु रहे। तो सुबह से लेके उठने के बाद देखा जाए तो दिनचर्या आपकी कुछ इस तरीके से हो सकती है कि सुबह उठने के बाद आप चाय की आदत जिनको है वो चाय ले सकते हैं, नहीं तो एक गिलास भर के गर्म पानी है, ग्रीन टी है, या धान्यक सिद्ध जल मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ, या लवंगोदक के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये चीज़ों में से कोई भी, या खौलता हुआ पानी, गर्म पानी जैसे भी है, ये एक कप से लेके एक गिलास तक आप उसमें सेवन कर सकते हो। जिनको ये नहीं करना है वहाँ पे ऋतु परत्वे और थोड़ा खुद की प्रकृति के अनुसार मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे वचा है, मरीच है, वचा तो मिलना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, दुकान भी बंद है तो उपलब्धि शायद हो ना सके, पर ब्लैक पेपर पाउडर या काली मिर्च की पाउडर ये हर एक के घर में होती है। तो वय, लिंग और
रुग्ण बल के अनुसार अगर मधु और मरीच इनका मिश्रण, जैसे एक चुट्टी, 2 इसमें पिंच में जितना आपका भर के काली मिर्च की पाउडर आ सकती है उतनी काली मिर्च की पाउडर और शहद, इन दोनों को मिला के सुबह उठ के खाली पेट चाटने के बाद जो आम सिस्टमिकली आपके पूरे शरीर में जो भी सब भिन्न भिन्न स्रोतस है, फिर रसव स्रोतस हो, रक्तव स्रोतस हो या अन्नव स्रोतस हो, इसमें संचित जो आम है ये आम का पाचन शुरुआत होने वाला है। यहाँ पे अब मरीच का विचार मैंने क्यों आपके सामने रखा कि देखा जाए तो मरीच एक तरीके से प्रमाथी द्रव्य है, मधु ये शोषण और उष्ण स्वरूप का द्रव्य है। तो मधु के साथ मरीच देने के बाद जो भी स्रोतसों में संचित आम है या सामदोष है, अपक्व धातुएं है और धात्वाग्नि तक मरीच प्रमाथी होने से इसको शरीर के धात्वाग्नि की अपेक्षा नहीं होती है। तो धातुओं से उपधातु धात्वाग्नि तक ये चीज़ का मिश्रण पहुंचने के बाद वहाँ पे जो संचित आम है या जिसको अब मॉडर्न लैंग्वेज में आप टॉक्सिन्स या ऐसे कुछ डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज़ वगैरह कहते हैं, ये जो मौजूदा चीज़ें हैं इनका निर्मूलन होके ये रक्त प्रवाह में प्राकृत स्वरूप में उनका परिवर्तन एक ऐसे स्वरूप में होने वाला है कि जिससे वो दे गेट कन्वर्टेड इन अ फॉर्म विच बॉडी कैन एसिमुलेट। अगर आप आम की व्याख्या देखो तो अविल तंतुल स्त्यान करके उन्होंने आम की व्याख्या कही कि अविल तंतुल स्त्यान, तो ऐसी चीज़ शरीर खींच नहीं सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ना तो उसको कन्वर्ट करने की क्षमता धात्वाग्नि के लेवल पे होती है। तो अधिकतर व्याधियाँ हमें कब देखने को मिलती है कि जब ये आम शरीर में ओतप्रोत भर जाता है और थ्रीशोल्ड भी खत्म हो जाता है और ऐसे होता है कि शरीर अभी आगे कुछ नहीं कर सकता है, तब पूर्व रूप में आपको व्याधि की अवस्था सामने आना शुरुआत होता है। तो सबसे पहले ये एक चीज़ हमें करनी चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से व्याधि से बचना है, या कुछ लोग आप देखते होंगे कि दे हैव अ गुड इम्यूनिटी। व्याधि क्षमत्व और इम्यूनिटी ये दो चीज़ें अलग है। व्याधि क्षमत्व ग्रॉस लेवल पे आप देखे जाएंगे तो दे कैन बी कोरिलेटेड कि व्याधि क्षमत्व इज इक्वल टू इम्यूनिटी, बट किसी चीज़ का वैक्सीन लेने से आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी टू दैट ऑर्गेनिज्म या दैट वैक्सीन दैट डिसीज डेवलप होती है। पर दूसरा कोई तरीके का इन्फेक्शन आपको अगर कोई बैक्टीरिया से आप इंटरैक्ट करते हो तो हो सकता है कि उसमें से आपको इन्फेक्शन हो जाए और आपको बुखार उस जिस चीज़ के लिए आपने वैक्सीन ली है उस वैक्सीन या उस बैक्टीरिया उस वायरस से आपको डिसीज़ ना हो, बल्कि दूसरे कोई और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो के आप बीमार पड़ सकते हो। पर व्याधि क्षमत्व की संकल्पना यहाँ तक मर्यादित नहीं रहती है। व्याधि क्षमत्व उत्तम होने के बाद आपको ग्रॉस सेट ऑफ डिसीज ऑफ सिम्टम्स या सेट ऑफ डिसीजेस में आपको प्रिवेंशन की कैपेबिलिटी मिल जाती है कि यू डोंट फॉल प्रे टू एनी डिसीज इन जनरल। दैट इज अबाउट व्याधि क्षमत्व। ये मेजर डिफरेंस है व्याधि क्षमत्व और इम्यूनिटी में। अब हम दिनचर्या के बारे में देख रहे थे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे लवंगोदक की ये हम हमारे ट्रेडिशन में काफ़ी पेशेंट्स को ये चीज़ें बोलते हैं। ये चीज़ मैंने मेरे पिताजी से ही सीखी है कि 1 लीटर पानी के लिए लगभग औसत 8 से 12 लौंग का प्रयोग हम कर सकते हैं। कफ प्रधान अवस्था बहुत ज़्यादा है तो 15 से 17 लौंग तक हम इसमें प्रमाण बढ़ा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, 1 लीटर पानी उबाल के जब तक इतना 1 फिंगर लेंथ तक कम हो जाएगा उसमें पानी बंद करके उसमें लौंग डाल के ऊपर प्लेट रखना है और कुछ वज़न रख देना है, जिससे कि वो लौंग का पूरा जो भी एसेंशियल कंटेंट्स है, रस उसके है, ये सब उस पानी में आ जाता है। बहुत ही अच्छे तरह का लाल रंग का पानी तैयार होता है। ये पानी दिन भर आप पी सकते हो। इसी तरीके से धान्यक और जीरक सिद्ध जल का भी प्रयोग हम लेते हैं। प्रायः धान्यक और जीरक दोनों सम प्रमाण में कहते हैं। 10 ग्राम जीरा, 10 ग्राम धनिया और 1-2 लीटर पानी। ये स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रक्षण के हिसाब से ये जो प्रमाण है ये उचित है। बाकी दोषों के अनुबंध से जीरे का प्रमाण कम करना है, धनिया का बढ़ाना है, ये वैद्य कल्पना उपकल्पना वहाँ पे कर सकता है। तो अब सिद्ध जल का फ़ायदा क्या कि अगर आप योग रत्नाकर में भी देखोगे तो वहाँ पे पानी उबालने के बाद
अर्धशिष्ट, 1/4 अवशिष्ट, हर एक पानी के गुण अलग बताए हैं। पानी से बेसिकली उष्णोदक से या सिद्ध जल, उष्णोदक से बेसिक उबले हुए पानी से भी देखा जाए तो हमें सबसे ज़्यादा आम पाचन की क्षमता उस पानी में आती है, वो परम लघु हो जाता है। अब थोड़ा सूक्ष्म स्तर पे अगर आप जाके विचार करेंगे तो उदक, शरीर में जो धातुओं के या भाव पदार्थों के प्रमाण हमें बताए गए हैं, तो ये प्रमाण में उदक दशांजलि है, सबसे अधिक मात्रा उदक की है। उसके बाद रस, रक्त मात्रा कम होते होते एंड में धातुओं के सूक्ष्म जटिल धातुओं तक हम जाते हैं। उदक ये एक ही चीज़ ऐसी है कि जिसका प्रेजेंस शरीर में हर पेशी में, परमाणु में, हर सूक्ष्म स्रोतस में उदक ये किसी न किसी तरीके से फॉर्म से मौजूद ही है। अब समान से समान का अगर हम सिद्धांत देखेंगे तो उदक मार्फत उष्णोदक द्वारा जो भी सिद्ध जल द्वारा सिद्ध वनौषधियाँ आप देने वाले, जैसे ज्वर में भी आप देखते हो षडंगोदक दिया है, षडंगोदक का भी प्रयोग किया जा सकता है। मैंने जो बताई वो चीज़ें सिंपल है, चीज़ें हर रुग्ण के घर में, हर किसी के घर में लौंग होती है, धनिया भी होता है, जीरा भी होता है। षडंग उसमें से कुछ चीज़ें लाने के लिए आपको अभी जाना पड़ेगा, या वो मतलब इट हैज़ अ स्पेशल सोर्स, नॉट एवरीबडी हैज़ ऑल ऑफ देम इन देयर हाउसेस। इसीलिए मैंने धान्यक जीरक और लवंगोदक का रिकमेंडेशन यहाँ पे किया। जब पानी के द्वारा जो दवाई जाने वाली है, कि लौंग अगर आप देखेंगे तो लौंग में कहीं ना कहीं पे उष्ण तीक्ष्ण ये जो गुण पाए जाते हैं, साथ में उसमें वीर्य भी उष्ण है, विपाक मधुर है, शीत है। तो ये चीज़ें जब पानी के मार्फत रस धातु से लेके शुक्र धातु तक पहुँचने वाली है, तो अत्यंत सूक्ष्म स्रोतसोगत जो आम रहता है, इसको पाचन करके क्लेद के स्वरूप में अन्य परिणाम में ये परिवर्तित करता है। जहाँ धान्यक जीरक की बात आती है वो स्वभावतः मूत्रल है, तो ये जटिल आम को परिवर्तित करके क्लेद के स्वरूप में लाके जहाँ मुमकिन है वहाँ स्वेद के मार्फत, और जहाँ पे मुमकिन है कि वो मूत्र तक लाए और मूत्र से उसको निकाल दे। और घन स्वरूप का जो आम है कि जिसका परिणाम द्रव में नहीं हो सकता है, उसको मल द्वारा निकालने वाला है। तो मुझे लगता है सबसे पहले ये चीज़ हमें रिकमेंडेशन करनी चाहिए सबको कि लोग स्वस्थ है, लोग घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन है, स्थिति है, सब ठीक है, जो जाए जिसको खा रहा है, रेसिपीज़ बना रहे हैं, बट साथ में अगर सिद्ध जल का प्रयोग किया जाए तो इससे होने वाली हानि ये कुछ हद तक कम होने वाली है। डिसीज़ रेजिस्टेंस पावर ये एक लेवल तक बढ़ने वाली है, जिसका फ़ायदा बट ऑब्वियसली हर किसी को होने वाला है। ये चीज़ें बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये पहली बात आती है कि प्रिवेंशन, जहाँ पे हम सोचते हैं कि उष्णोदक का प्रयोग हो सके तो दिन भर वही सिद्ध जल, और खासकर खाना खाते वक्त, नाश्ता भोजन के वक्त यह पानी गर्म हो, जैसे चाय हम पीते हैं वैसे गरम गरम अगर इसको फूंक मार के भी भले पीना पड़े, तो वैसा पानी अगर हम पूरे भोजन में लेंगे तो उस भोजन का अपाय आपको नहीं होगा, इतना सुनिश्चित है। अब दूसरी बात पे मैं आऊँगा कि कोविड के बारे में अगर आप देखेंगे कि ये रेस्पिरेटरी रूट, यानी हमारे बारे में हम कहते हैं कि श्वसन संस्था का हम विचार अगर करेंगे तो श्वसन मार्फत ये व्याधि का संक्रमण हो रहा है। हमारे यहाँ नासा ही शिरसो द्वारा ऐसे कहा गया है कि नासा के द्वारा दी गई जो दवा है, ये सीधे एक नायर हॉस्पिटल या कोई हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उन्होंने ये किया था कि नस्य देने के बाद जो नेजल फ्लूइड आता है, इसके ट्रेसेस आपको सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड तक ट्रेस आउट किए जा सकते हैं। तो इन लिटरल वेज नासा ही शिरस्वाद्वारम ये कहीं ना कहीं पे इट होल्ड्स ट्रू। अब करना क्या है सिर्फ कि नस्य में मर्श प्रतिनर्श 2 तरीके के नस्य बताए गए हैं, मात्रा का भेद है, और दिन में कितनी बार आप कर सकते हो ये भी भेद उसमें अंतर आता है। हम जो रुग्णों को समझाते हैं कि जहाँ पे कनिष्ठिका अंगुली है, ये जहाँ पे तेल में डुबो सके, इतने तेल में कोई भी छोटी बॉटल है जिसमें साथ में अगर आप काम पे भी जा रहे हो तो यू कैन कैरी, सिंपली डिप योर फिंगर इन दैट ऑयल, और नाक में, अपने ही नाक में राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट अंदर तेल लगाते रहना है। दिन में बार बार रिपीटेटिवली यू कैन आस्क दिस थिंग टू डू 8, 10, 12 टाइम्स। प्राइमरी थिंग इज़ कि नेजल म्यूकोजा या नासा का भीतर जो स्रोतस है, इसकी आर्द्रता इससे जमी रहती है,
दूसरी बात, इसके लिए हम वचा तेल है, अणु तेल है, महाराज प्रसारणी है, कुछ नहीं हो तो घर में आपके सरसों का तेल होता है या गोघृत रहता है, इसका भी प्रयोग अगर इस तरीके से किया जाए तो काम होने वाला है। जहाँ सिद्ध तेल से काम जितना होने वाला है उतना शायद बेसिक ऑयल से या बेसिक गोघृत से ना हो, पर कुछ ना लगाने से अच्छा है कि उससे तो वो काम होने वाला है। कि ये जो आर्द्रता है, सिद्ध औषधि अगर है तो वहाँ से हवा बार बार आ जा रही है। अगर आप देखते हैं कि जैसे कोई गड्ढा है जहाँ पे पानी गिरा हुआ है, कि वही चरक का थोड़ा देर पहले अध्याय के बारे में जो बात कर रहा था कि अगर रास्ते पे थोड़ा पानी पड़ा है और हवा, तेज़ हवा बह रही है, तो उससे वो पानी थोड़ी देर में सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? कि जो पानी के कण है वायु के संसर्ग से, वहाँ पे बहती वाली हवा के वायु के संसर्ग से वो जल के परमाणु जो है वो हवा में प्रतिरूप कन्वर्ट होके वो वहाँ से कम हो रहे हैं, इसीलिए वो पानी कम हो रहा है। दिस इज सिंपल, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक साइंस में से है, इसमें से कोई बहुत हमें अलग सोचने की ज़रूरत नहीं। यही चीज़ चरक ने बताई है। वही चीज़ है कि नेज़ल म्यूकोजा पे अगर तेल की परत ये बार बार वहाँ पे रहने वाली है, तो उसमें से कुछ चीज़ें उड़ के जो गंध परमाणु या पृथ्वी भाग या जो गंध के मार्फत जो भाग निकल सकते हैं, वो निकल के आपके श्वसन नलिया में, या वो जो भी आप हमें स्रोतस उसके फुफ्फुस कहेंगे या श्वास नलिका कहेंगे, वहाँ तक वो आगे पहुँचने वाले हैं और वो निरंतर पहुँचते रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक वो परत वहाँ पे है वो दवा वहाँ पे अंदर तक पहुँचते रहेगी। So in a way what it is going to do, it is going to maintain the chain of unctuousness and moisture to the most distal point of your respiratory system, right from nose to the smallest component, that alveoli. तो ये जितना रिपीटेटिवली आप करेंगे उतना ज़्यादातर ये मॉइस्चरनेस या अंक्चसनेस की चेन वहाँ पे मेंटेन रहेगी, जिससे कि ड्राइनेस वहाँ पे अंदर बिल्ड नहीं होने वाली है। ड्राइनेस काश या श्वास में अगर आप देखेंगे तो काश या श्वास का वेग जो उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन थ्योरी कहती है कि जब ड्राइनेस क्रिएट होती है तो टू कवर दैट ड्राइनेस म्यूकोजल या कफ का सीक्रेशन वहाँ पे होता है, जो अत्यधिक में मात्रा में हुआ तो बाद में फिर श्वास का वेग आता है। तो यहाँ पे नस्य, प्रतिमर्श नस्य इस तरीके से थोड़ा मॉडिफाइड स्वरूप से अगर हम करते हैं तो दिस कैन बी अ वेरी गुड प्रिवेंटिव अप्रोच। ये अगेन बच्चों को भी आप सिखा सकते हो, और बच्चे से लेके ऑल एजेस एंड जेंडर्स एवरीबडी कैन प्रैक्टिस दिस थिंग। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव रिसोर्सेज या कोई अलग रिसोर्सेज आपको लगता है, ऐसा नहीं है। जो तेल घर में आप मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रहे हो तो यूज़ मूंगफली का ऑयल, तिल का है तो तिल का करो। तिल का तेल तो हर किसी के घर में मंदिर के लिए, दिए के लिए होता ही है। सो these things you can implement something from what you have at your own house। इसके लिए स्पेशल तैयारी की बाहर निकलने की ज़रूरत है या ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये अब हम आए नस्य की। मैंने सुबह आपको गर्म पानी के बारे में थोड़ी देर पहले बताया कि गर्म पानी लेना चाहिए। इसके बाद नाश्ता आपका जो भी हो रहा है, नाश्ता थोड़ा लघु स्वरूप में हो सकता है। टिपिकल जर्मन ब्रेकफास्ट का जो पैटर्न होता है कि एक ही बार में सुबह भरपेट खा लिया और फिर दिन भर में आप लाइट खा रहे हो, उसकी बजाय ये जो एपिडेमिक पैंडेमिक जो टाइम्स अभी चल रहा है, इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि हमें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए एंड रिपीटेटिव इंटरवल्स पे खाना चाहिए। भले आप सुबह नाश्ते में कुछ उपमा खा रहे हो, थोड़ा जो भारी चीज़ें हैं डाइजेशन में, जैसे पोहा है कि चरक ने कहा है कि पृथुक, कि भाई जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है उसने भी अर्धक्षुधा के हिसाब से पोहा खाना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते क्या है कि पोहा है तो 2-2 4-4 प्लेट पोहा रोज़ लोग खा जाते हैं कि पोहा खाने से अच्छा लगता है। तो इट इज़ समथिंग कि अग्नि पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो आस्क योर पेशेंट्स, या अगर कोई लेमन वीडियो देख रहे हैं तो मे बी ईट स्मॉल पोर्शंस ऑफ फूड, यू कैन ईट फ्रीक्वेंटली। कि अगर 9-9:30 बजे आपने नाश्ता किया है तो भले 11-11:30 बजे आप एक हाथ फ्रूट खा सकते हो। मे बी 2 o'clock यू कैन हैव योर लंच। 4-4:30 बजे फिर से, जैसे मैंने कहा, थोड़ा हल्दी वाला दूध इसमें ले सकते हैं, नहीं तो ग्रीन टी ले सकते हैं, या 1-2 बिस्किट और साथ में धनिया जीरे का पानी, या कोई और हर्बल टी आते हैं जो आपको पसंद है तो उनका भी प्रयोग आप कर सकते हो। शाम का प्रेफरेबली सूर्यास्त के पहले अगर भोजन आप लेंगे, इसमें 2 संकल्पना होती है कि हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर का निर्माण होने के बाद कुछ भी चीज़ बासी नहीं होती है, ऐसे एक माना जाता है कि टीवी पे अक्सर जो
एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वो भी इस तरीके से कहते हैं कि बासी खाना बासी कहाँ होता है, पर बासी का या पर्युषित अन्न का संकल्पना जो है कि सूर्यास्त के बाद सुबह का रखा हुआ अन्न जो है वो शाम को पर्युषित नहीं माना जाता है, पर सूर्यास्त के बाद अगले सूर्योदय तक जो अन्न रह जाता है वो पर्युषित हो जाता है, उसमें वो गुणों का आदान हो जाता है कि बासी होके फिर वो दोष प्रकोपन अभिसंधि और ये सब चीज़ें वहाँ से एक एक आती है। वो अभी संपादन का विषय यहाँ पे नहीं है। तो कोशिश करें कि सूर्यास्त के पहले आपका शाम का जो भी आपको भोजन करना है, भले जो आपकी इच्छा हो, आपने जो बनाया है वो आप खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर टाइम पथ्य का आहार ही सेवन करे, पर वो सूर्यास्त के पहले अगर लिया जाए तो उसका लॉजिक ये है कि 6, साढ़े 6, 7 बजे आप खाना खाते हो और मान लीजिए आप 10 बजे आप सोने जा रहे हो, तो ये 3 घंटे में इस आहार का पचन होके ये अगले अपने मार्ग के लिए आहार आगे निकल जाता है, आमाशय रिक्त हो जाता है। इसका संबंध कैसे है, तो इसी अध्याय में अगर आप देखोगे कि ज्वर की जो पूरी संप्राप्ति यहाँ पे इन्होंने चरक ने कही है, तो चरक का कहना ऐसे है कि हर कोई कोई भी ज्वर हो, आगंतुज हो, अभिघातज हो, अभिशापज हो, कोई भी हो, ज्वर की संप्राप्ति ये प्रायः आमाशय से ही शुरुआत होती है। आमाशय मतलब जठर, ये मेरा मतलब नहीं है। आमाशय का मतलब जो हमारे यहाँ कहते हैं कि नाभि और स्तन है, इनके बीच में त्रिकोण अगर बनाते हैं, इस त्रिकोण में जो जो अवयव आते हैं ये पूरे आमाशय के अंतर्गत कंसिडर करने चाहिए। तो पचन होने के बाद ये अगर वहाँ से आहार आगे निकल जाने वाला है तो आम की उत्पत्ति ही नहीं होगी। भोजन आपका जो है ये आगे मलमूत्र निर्मिति, किट्ट विभाजन, द्रवमल विभाजन, ये सब चीज़ों में आगे निकल जाने वाला है। इससे फिर सुबह उठने के बाद प्राकृत क्षुधा आपको रहने वाली है एंड चांसेस आर दैट आप आम बिल्डअप करोगे और इस आम की वजह से आगे आपके शरीर में खवैगुण्य उत्पन्न होगा, ये बहुत कम हो जाते हैं। तो ये था कुछ आहार के बारे में जो मैंने अभी तक बोला है। व्यायाम तो जिसका जैसे आदत है, नेचर है, उस हिसाब से हमें करते रहना चाहिए। नहीं तो सूर्य नमस्कार है सर्वांगीण आहार, सर्वांगीण व्यायाम प्रकार कहा जाता है, तो 12 सूर्य नमस्कार भी किए तो भी फ़ायदेमंद रहता है। दूसरा व्यायाम अक्सर जो मैं कई बार रुग्णों में बोलता हूँ वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपके सोसाइटी की एक सीढ़ी, आपका फ्लोर से लेके ऊपर तक का फ्लोर, एक सीढ़ी आप पकड़ ले और घड़ी लगा के 10 मिनट नॉनस्टॉप आपको ऊपर नीचे चढ़ना है। सो इसका अगर थोड़ा लॉजिक देखा जाए तो चलने में, मॉर्निंग वॉक्स या वॉक में क्या होता है कि देयर इज़ अ एक्टिविटी और मूवमेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, बट कंपैरेटिवली चढ़ने उतरने में सीढ़ी में आपके लॉन्ग मसल्स जो है ये ज़्यादा मात्रा में कार्यरत होते हैं और रिलेटिवली होने वाला व्यायाम ये ज़्यादा अच्छी तरीके का और लाभदायक होता है। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको कही कि एक आहार रूटीन मॉडिफिकेशन, आहार का जो टाइमिंग है ये प्रिवेंशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अब कहा जाए कि और एडिशनल इसके बाद इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो मेडिसिन में किसी को लेना है तो बहुत सारी चीज़ें वाद प्रवाद में चल रही है। कोई गिलोय का रस ले ऐसे कह रहा है, कोई और कुछ कुमारी का रस लेने से फ़ायदा होगा कह रहा है, किसी का कहना है कि घी में हल्दी मिलाने से लाभदायक होने वाला है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेद के बारे में अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे सामने आती है कि एक विचार ऐसे आता है कि जनरलाइजेशन या आयुर्वेद का हिसाब से नहीं होता है। ऐसे एक वैद्यगण समझते हैं कि पुरुषम वीक्ष्य, कि हर प्रत्यक्ष रुग्ण की परीक्षा करने के बाद ही हम उसको कोई दवा कह सकते हैं या कोई दवा उसको बताना उचित होता है। पर मैं थोड़ा इस मत से आई वुड लाइक टू डिफर विद दिस ओपिनियन, क्योंकि ऐसे कहा जाए तो चरकाचार्य ने जो कल्प जैसे महातिक तक बोला है या बाकी कल्प भी आपको सूच्यकर आया है, चंद्रप्रभा आया है, ये कल्प दे आर जनरलाइजेशंस की स्पेसिफिक अवस्था दी है, उस अवस्था में वो कल्प आप इस्तेमाल करोगे तो उस कल्प का फ़ायदा लाभ आपको दिखने ही वाला है। महातिक तक देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पुरुषम वीक्ष्य करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे आपको खाली अंतर इतना करना होता है कि दिन में 4 बार अगर आपको महातिक तक देना है तो एक ही बार 50 ग्राम डोज देना है या दिन में 5 बार 5-5 ml उसको खिलाना है, कौन से काल में देना है, यही विवेचना, यही भेद आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर
प्रातिनिधिक स्वरूप में देखा जाए कि लक्षण आपको क्या मिलते हैं, श्वास एक प्रधान लक्षण यहाँ पे मिल रहा है, उसके अलावा ज्वर, ये निरंतर स्वरूप में आने वाला ज्वर, ये लक्षण मिलता है, और दौर्बल्य स्वरूप का लक्षण मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल चूर्ण जैसे रसायन चूर्ण जैसे भी है, या कुछ सिंपल चीज़ें बताता हूँ, जैसे धातु बल रक्षण की आपको it is most likely that you can come into contact with people who are already infected. They themselves might not be positive patients, but yes, they can be carriers. तो इसमें आपको बचना है तो आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो व्याधि आपको तब उत्पन्न होगा जब आपके शरीर में ख वैगुण्य होगा। यदि ख वैगुण्य वर्तमान नहीं है तो व्याधि होने की कोई भी संभावना नहीं आती है। आप कुछ हद तक वो जो भी इन्फेक्शन आपको हुआ है वो भले आप यू विल बी कैरियर फॉर दैट, वो आपके सिस्टम में रिसाइड करेगा, पर आपको उससे व्याधि उत्पन्न नहीं होगा, ये भी मुमकिन है। अभी धातु बल रक्षणार्थ अगर देखा जाए तो मैं योग यहाँ पे आपको बताता हूँ। फिर से मैं लौंग का प्रयोग आपको बताने वाला हूँ कि खजूर होता है घर में, खजूर में से लौंग बीज निकाल देना है, खजूर में लौंग को अंदर भरना है, और ऐसे खजूर एक जार में आप भर के, घर में गाय का घी होता है, घी को पतला करके थोड़ा गर्म होना चाहिए, इतना भी गर्म नहीं कि बॉटल फट जाए, पर इस घी को सब खजूर के ऊपर रख देना है। इससे क्या होगा, ये कुछ समय तक ये घी पूरा खजूर में इट इज गोइंग टू सोक दैट घी। लौंग अंदर फूलने वाला है, और लौंग के अंदर जो भी फैट सोल्यूबल हम मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट्स है, ये डिजॉल्व होके उस घी में गर्म रहते हुए आने वाले, और ये सब का खजूर पे संस्कार होने वाला है। अब इसमें से जो खजूर है, ये सुबह शाम एक एक दो दो खजूर आप चबा के, पूरा उसको चबा के, इन द सेंस जस्ट डोंट गल्प इट डाउन, जैसे चॉकलेट का आप आस्वाद लेते हुए चॉकलेट खाते हैं, उसी तरीके से थोड़ा उसको सलाइवा के साथ मिश्रित करके चबाते चबाते हुए फिनिश दैट 1 or 2 पीसेस ओवर 15-20 मिनट्स। ये सुबह क्यों करना है, तो सुबह का जो रसायन काल जिसको कहते हैं, तो सुबह रसायन काल क्यों कहते हैं। रसायन शब्द अगर आप देखेंगे तो रसायन रस का अयन, कि रात भर आपने कुछ खाया नहीं है, सुबह उठने के बाद जब आपका दंतमार्जन या ब्रश पेस्ट जो भी आप करते हो वो होने के बाद देयर इज अ क्वेंच इन योर बॉडी, एवरी सेल इन योर बॉडी इज डिमांडिंग फॉर सम काइंड ऑफ फूड। आई विल गिव यू एग्जांपल नाउ कि रसायन काल में दी हुई दवा सबसे ज़्यादा असरदार या रसायन कर्म क्यों करती है। आप गन्ने का रस निकालते हुए हम देखते हैं, तो गन्ने का रस जब तक प्योर गन्ना ही रस में वो चरखे में जा रहा है तब तक उसको गन्ने का ही स्वाद आता है। जब उसमें पाइनएप्पल का टुकड़ा लगाता है तो आने वाले रस में पाइनएप्पल का टेस्ट आता है, जिंजर लगाया तो जिंजर का आता है, लेमन लगाया तो जिंजर लेमन का आता है, और ये सब लगा दिया तो ये मिश्रित रस का स्वाद आपको आता है। तो सुबह के काल में, रसायन काल में जो भी दवा है, या जैसे आप कोई अवलेह कल्पना इस्तेमाल करने वाले हो, या च्यवनप्राश का प्रयोग है, या कोई घृत कल्पना का प्रयोग करने वाले हो, तो ये द्रव्य वहाँ पे सेवन के बाद जो आहार रस उत्पन्न होने वाला है, ये आहार रस प्योरली एंड प्योरली inherits all the qualities of that medicine or medicinal substance which you have consumed. Now the concept is, ये खजूर जब आप सलाइवे के साथ मिश्रित होके अगले 8, 10, 15 मिनट में जाने वाला है, तो उत्पन्न होने वाला आहार रस ये पूरी तरीके से खजूर, लौंग और घी इनसे संपृक्त रहता है। अब घी ये रसायन ही द्रव्य है, खजूर ये धातु वर्धन द्रव्य है, और लौंग इसके साथ जाने से लौंग धात्वाग्नि के वर्धन पे काम करती है, कि कोष्ठकी जाठराग्नि वर्धन भी होने वाला है, और अलॉन्ग विद दैट सप्तधात्वाग्नि जो है महाभूतों के अग्नि तक का वर्धन होने वाला है। इसलिए इसका महत्व ये सुबह रसायन काल में रहता है कि जिससे ये सप्तधात्वाग्नि वर्धन करके काम करता है। अब इसका दूसरा प्रयोग कब करना चाहिए, या तो आप ये व्यान काल में दे सकते हो या उदान काल में दे सकते हो। उदान काल में साक्षात बल की वृद्धि होने वाली है, तो जहाँ पे दौर्बल्य है, शरीर अपचय है कि आपको उपचय कराना है, वेट गेन करके देना है, तो वहाँ पे उदान काल में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
घी का उपयोग जहाँ पे अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो हम उसके लिए गोघृत नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे व्याधि विशिष्ट आपको करना है वहाँ पे आप महाकल्याणक है, पंचगव्य है, फल है, जो भी है सिद्ध घृत का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। पर फिलहाल की स्थितियों में अगर धातुओं के बल का रक्षण करना है तो ये चीज़ है, ये घरेलू है, घर के घर में आप रुग्ण को बता सकते हो ये चीज़ें रोज। एंड इसको कोई एज लिमिटेशन, जेंडर लिमिटेशन या ऋतु के हिसाब से मॉडिफिकेशन की, ग्रीष्म के हिसाब से लौंग की जगह और कुछ डालना है, वसंत में कुछ करना है, ये करने की ज़रूरत नहीं। इससे अपाय कोई भी तरीके का नहीं होता है या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हुए किसी को, ये भी मुमकिन नहीं है। तो ये थी दूसरी चीज़ जो मैंने रिकमेंड की कि धातुओं का बल अगर आप रक्षण करेंगे तो आगे बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एक्सटर्नल प्रिकॉशंस आप जितने भी लेने वाले हो, कि आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हो, आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हो, यस दे प्ले अ मेजर रोल इन पुटिंग अ बैरिकेड अगेंस्ट द इन्फेक्शन। बट येस, इफ एट ऑल यू कम इन कॉन्टैक्ट विथ सम XYZ इन्फेक्शन, तो उससे प्रिवेंशन तो फाइट आउट तो आपकी बॉडी को, इम्यूनिटी को करना है ना। इन्फेक्शन अंदर जाने के बाद मास्क कुछ नहीं करने वाला है ना, सैनिटाइजर कुछ करने वाला है। सो इट इज़ नॉट कि दे डोंट प्ले अ बिग रोल, बट आफ्टर वंस यू हैव इंटरैक्शन तो उसे फाइट आउट कौन करने वाला है। तो दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर इम्यूनिटी। कि धातुओं में आम अगर कहीं पे है तो ख वैगुण्य रहने वाला है, ख वैगुण्य रहने वाला है तो वहाँ पे जाके आगे व्याधि की उत्पत्ति हो सकती है। दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एंड आई एम ट्राइंग टू अप्लाई। क्लिनिकली देखा जाए तो इसमें बाकी सीतोपलादी का भी हम इस्तेमाल इस तरीके से, सीतोपलादी है, तालिसादी है, इनका प्रयोग हम शहद के द्वारा मार्फत से की जा सकते कि अगर ये उपलब्ध हो जाए और हल्की खांसी, हल्का जुकाम या भूख की थोड़ी तकरारें हैं, भूख नहीं लग रही है, अजीर्ण हो रहा है, तो वहाँ पे सीतोपलादी है, ये कल्पा आप रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी हम थोड़ा आगे आएंगे कि इन्फेक्शन के बारे में। अब क्लिनिकल एस्पेक्ट देखा जाए, प्रिवेंशन के एस्पेक्ट में हमने थोड़ा अभी देखा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दोष संचय हमें नहीं होने देना है। तो प्रिवेंशन में तीसरा एस्पेक्ट जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि दिनचर्या आप आइडियली फॉलो कर रहे हो, धातु क्षय या धातुओं के बल का रक्षण, संवर्धन नहीं पर धातुओं का बल आप रक्षण कर रहे हो और प्रयत्नपूर्वक बढ़ा भी रहे हो, जिसमें व्यायाम और कुछ अभी तक उपाय दोनों बताए वो आ गया। तीसरा होता है कि ये सब के बावजूद जो थोड़ी बहुत मात्रा में दोष अगर शरीर में पैदा हुए हैं सिस्टमिकली, दे आर गेटिंग डिपॉजिटेड, सो इट इज़ योर टाइमली ड्यूटी दैट यू शुड बी टेकिंग एफर्ट्स टू एलिमिनेट देम फ्रॉम योर सिस्टम। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो सिंपल चीज़ें हैं कि जिसमें देखा जाए कि अगर आप निघंटु रत्नाकर या भारत प्रकाश निघंटु में देखते हैं कि कुछ चीज़ें बताई गई है, जैसे भोजनाग्रह सदापथ्यम लवणार्धक भक्षणम, कि ये एक चीज़ हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि कुछ भी खाना में, जैसे गाजर, ककड़ी, मूला, दे आर पार्ट ऑफ योर सलाड ऑफ योर डेली डाइट्स, और फिंगर लेंथ पीस ऑफ जिंजर कैन बी कट और फाइनली चॉप्ड, एंड वो पूरे खाने में अगर आप लेते हो तो आम की उत्पत्ति होने के चांसेस कम है। दूसरी बात आती है कि स्नौसन या मृदु विरेचन की जो कोष्ठ को हल्का करके निकाल दें, जैसे ब्लैक रेजिन्स हर किसी के घर में काली मुनक्का होती है, फल्गु या जिसको हम अंजीर बोलते हैं, सूखा हुआ अंजीर बोलते हैं, ये भी हर किसी के घर में होता है। तो इफ़ दे आर कंबाइंड विद अ पेस्ट ऑफ जिंजर, तो उनमें एक पाचन, क्योंकि मुनक्का, ब्लैक रेजिन्स दे डोंट हैव अ एबिलिटी ऑफ, या पाचन क्षमता नहीं होती है, फल्गु में भी पाचन क्षमता नहीं है, वो अनुलोमन है, स्नौसन है, वो मल को बाहर निकालेंगे, पर किस चीज़ को निकालना है तो दैट हैज़ टू बी टैग्ड अलॉन्ग विथ मुनक्का। सो इफ फल्गु या ब्लैक रेजिन पल्प इज कंबाइंड विथ सम सिंपल पाचन थिंग्स, लाइक जैसे साथ में घृतवर्जित हिंगू हम उसमें दे सकते हैं, तो हिंगू का प्रयोग साथ में हम कर सकते हैं। अदरक का जैसे प्रयोग मैंने बोला, अदरक इसके साथ में कुछ हद तक जा सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन जब आप एडमिनिस्टर करने वाले हैं, कि ये मैं कहाँ बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपके पास सुखसारक त्रिफला चूर्ण नहीं है, अभिपत्तिकर चूर्ण नहीं है, गंधर्वरित की नहीं है, तो या तब ये चीज़ों का प्रयोग आप कह सकते हो। तो ऑन अ डेली बेसिस, मे नॉट बी ऑन अ डेली बट ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अल्टरनेट डेज, ये अनुलोमन द्रव्यों का सेवन करने से
है, so this is not something which is difficult to get, but castor oils is pretty difficult to take it at many times. So castor oil का प्रयोग भी मैं रिकमेंड करता हूँ, ब्लैक टी में भी लिया जा सकता है। एंड यहाँ पे कोष्ठ थोड़ा क्रूर है कि सिर्फ ब्लैक रेजिन पल्प या इससे नहीं हो रहा है, वहाँ पे मे बी 10, 20, 25 ml तक भी कैस्टर ऑयल यू कैन टेक ऑन अ डेली बेसिस। इससे थोड़ा मोशन शुड बी लूज एंड फाउल स्मेलिंग इन द बिगिनिंग। एक बार ये फाउल स्मेल वगैरह कम हो जाता है, फाउल स्मेल इज गॉन, then dose of castor oil can be reduced and then we can repeat it once or twice in a week. So this will maintain the chain कि अभी आप अच्छा ढंग का खाना खा रहे हो, उसका डाइजेशन या हाजमा भी सही हो रहा है, धातुओं का परिणमन मतलब जो खा रहे हैं उसका पचन हो रहा है, पचन होने से अच्छी तरीके का आहार रस की उत्पत्ति हो रही है, उससे धातुओं का वर्धन हो रहा है। जो लौंग की चीज़ मैंने आपको बताई उससे धातु बल का वर्धन हो रहा है। सो दिस ऑल टुगेदर इन कॉम्बिनेशन is going to support you and help you build up a good immunity and a Vedic Shamatva or a good disease resistance. One more thing we can compound to all this regimen कि सोना हर एक के घर में होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें स्वर्ण भस्म ही लाना चाहिए। मे बी 24 कैरेट गोल्ड का, जिसको हम सोना का वड़ा या और मे बी दिस साइज पीस ऑफ 24 कैरेट प्योर गोल्ड, इसको भगवान का जो चंदन घिसने वाला पत्थर होता है हर एक के घर में अप्रॉक्सीमेटली होता ही है, ना हो तो भी क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ इसके आगे। तो अगर चंदन घिसने वाला पत्थर है तो उसमें थोड़ा घी या शहद डाल के मे बी रब दिस पीस ऑफ गोल्ड अराउंड 10 to 15 टाइम्स इन दिस हनी और घी, और ये दिन में 2 बार आपको चाटना है। ये घृष्ट स्वर्ण रसायन है, इसका रेफरेंस अगर आप देखेंगे तो रसतरंगिणी में घृष्ट स्वर्ण का उपयोग आपको अच्छी तरीके से मिलता है। स्वर्ण सिद्ध जल का भी इस्तेमाल इसी तरीके से किया जा सकता है। 1 ग्राम का टुकड़ा 1 लीटर पानी में, जो पहले हमने सिद्ध जल का प्रयोग वहाँ पे किया है, कि उसी पानी में 1 ग्राम का अगर सोने का टुकड़ा डाला जाए तो पर्याप्त रिजल्ट हमें इसमें मिलते हैं। तो ये हुआ स्वर्ण रसायन। इसी तरह से रौप्य का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। सो अप टिल नाउ व्हाट आई डिस्कस्ड वाज अ प्रिवेंटिव अप्रोच, या जिससे हम ओवरऑल इम्यूनिटी हमारी बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ों के बारे में मैंने अभी मेरे विचार प्रतिपादन किए हैं। अभी इसके बाद अगर हम थोड़ा क्लिनिकली देखने जाएंगे तो व्याधि अभी किस तरीके से उसका संक्रमण हो रहा है। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि 14 दिन का जो समय इन्होंने बोला है, तो अगर धातु निर्मिति की प्रक्रिया हम देखें तो कुछ थ्योरी हमें यहाँ कहती है कि अहर्निशम की एक दिन के बाद एक धातु की उत्पत्ति होते हुए आहार रस का संक्रमण आगे होते जाता है, वो आगे जाता है। बट द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी एंड विच सीम्स मोर लॉजिकल इस 7 दिन का जो है कि हर 7 दिन में धातु का परिणमन होते हुए कि 7 दिन बाद वही जो आपने चीज़ दी है उसका परिणमन आपको रक्त तक दिखेगा, रक्त के बाद मांस तक दिखेगा, मांस के बाद में, देन सो ऑन इट गोज टिल शुक्र और ओजस में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखा जाए तो 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कि 14 दिन में आप इवन इफ़ यू आर एक्सपोज टू द इन्फेक्शन या है तो भी आप कहीं पे उसका संक्रमण होके फ्लेयर अप होके आपको दिख रहा है, लक्षण उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसकी गामिता या इसका संबंध कहीं पे मांस धातु की, इट हैज़ अ एफिनिटी की ये मांस धातु से आगे दुष्टि शुरुआत करता है या अभिव्यक्ति शुरुआत होती है कि मांस धातु में व्याप्ति होने तक इसके लक्षणों की अभिव्यक्ति उतने तरीके से नहीं होती है। सो कहीं पे दूष्यों में पहला विचार इसका मांस धातु का करना चाहिए, और जो कि शुरुआत होती है अपने प्राणवायु स्रोतस से। तो प्राणवायु स्रोतस में स्थित जो कफ है, तो यहाँ से शुरुआत होने से कफ दोषों में विचार हमें कफ पित्त है, यहाँ पे तीनों दोषों का विचार करना पड़ता है। मेरा ये सबसे पहले कहना है कि इसके बारे में कोई भी नई अवस्था सामने आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि
हम देखते हैं कि जो प्रस्थापित व्याधियाँ सब गई है, माधव निदान देखेंगे, चरक में देखेंगे, प्रस्थापित व्याधियाँ कहीं में उसमें कहीं पे हम तोड़ मरोड़ के भी कोशिश करके कि हम इसको बैठा पाते हैं क्या, कि भाई वाताबलासन में बैठ रहा है क्या, ये ज्वर में बैठ रहा है क्या, उस ज्वर में बैठ रहा है क्या, या किस सन्निपात में बैठ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो हर चीज़ आई है वो ज्वर है ना, तो ज्वर है उतना हमारे हिसाब से पर्याप्त है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक में हमें उसके तोड़ मरोड़ के बैठा नहीं है, कि पूर्ण लक्षण अगर ग्रंथकार ने जो बताए हैं ये लक्षण अगर नहीं मिल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको किसी एक में बैठा है कि भाई हाँ 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 ये सन्निपात से ना कोरोना मतलब ये सन्निपात है। क्योंकि ये कोशिश क्यों है, जहाँ तक देखा जाए कि किसी चीज़ में जब तक हम उसे नहीं बैठाएंगे तब तक हम उसकी दवा कैसे ढूंढेंगे। ये अप्रोच है, इस अप्रोच को थोड़ा अंतर देना चाहिए, थोड़ा वी हैव टू रीथिंक ऑन दिस, कि ज़रूरी नहीं है कि ये XYZ टाइप में बैठा तो XYZ टाइप में कोई निघंट में या कोई वैचद्य रत्नावली में या कोई किताब में ये दवा आई है, ये काढ़ा आया है, तो वो काढ़ा हमें डायरेक्टली प्रयुक्त करना चाहिए। वी शुड एम एंड एनालाइज इट इन टर्म्स ऑफ दोष कौन से है, धातु कौन से है, धातुओं में से भी दुष्ट होने वाले धातु कौन से, कि जो प्राइमरीली दुष्ट हो रहा है, कि जहाँ पे दुष्टि हुए उत्पन्न हुए बगैर कि दोषों का वहाँ पे जाके खवैगुण्य में स्थित हुए इस बगैर व्याधि उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो वो आपका प्रधान दुष्य हुआ। और बाकी जहाँ पे लक्षण आपको थोड़े बहुत मिल रहे हैं वो गौण दुष्य हुए। तो प्रधान मांस धातुगत तक या मांस तक अगर हम चिकित्सा कहीं पे देने वाले हैं, जो इस केस के बारे में पर्टिकुलर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो वहाँ से जैसे अगर हम देखेंगे कि कोई डब्बा या कोई बकेट में अगर छेद किया है या छेद हुआ है, तो वहाँ छेद से पानी अगर बाहर आ रहा है तो बाकी जगह टटोलने से अच्छा है कि वो छेद अगर हम बंद करेंगे तो वो छेद में से पानी निकल के पानी जहाँ जहाँ पे जाने के बाद उपद्रव हो रही है तो वो उपद्रव अपने आप कम होने वाली है। अगर हम जहाँ जहाँ पे उपद्रव हो रहे हैं वो उपद्रव स्थानों की चिकित्सा करेंगे और ये छेद बंद नहीं करने वाले हैं, तो व्याधि कभी भी पूरी तरीके से हम उसको कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे या उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये देखना है कि तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको प्रतिपादन किया है कि मांस धातु ये प्रधान दूष्य है। अब दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ पे वायु का विचार सबसे प्रधान तरीके से करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। एक तो स्रोतस प्राणवय स्रोतस है वहाँ पे, दूसरा उदान वायु का यहाँ पे संबंध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सबसे तीसरा जो प्रधान लक्षण व्याधि में मिलता है दैट इज दौर्बल्य या बलनाश, बलहानि, फटीग इज अ मेन सिम्टम, जो तीसरा आपको मिलता है अलॉन्ग विथ फीवर। तो वात का यहाँ पे महत्व क्या है, वात का यहाँ पे रोल क्या है। वात इज नॉट एक्चुअली द कॉजेटिव फैक्टर, कि जैसे हम कहते हैं कि बलवान वायु की अपनी क्षमता से पित्त और कफ को किसी स्थान में लाके पटक देता है, कि जैसे मान लो मेरे हाथ में एक सल्फ्यूरिक एसिड की भरी हुई बॉटल है और वो मैंने फर्श पे 10 जगह पे एक एक बूंद छिड़क दी, तो उसके बाद में प्रॉब्लम जो होने वाली है वो सल्फ्यूरिक एसिड से है, पर मोटिव फेंकने वाला कौन है, ये वायु है। अगर वायु वो वहाँ पे नहीं छिड़कने वाला है तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से दिक्कत होने ही वाली नहीं है। सो वी हैव टू कंट्रोल। ये जो 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाद में देयर सीवियस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फिर न्यूमोनेटिक कंडीशंस डेवलप होते हैं, तो वो कंडीशन डेवलप होने तक उस पित्त और कफ का वहाँ पे आदान करके स्थित करने के लिए कार्यकारण भाव से वायु कहीं ना कहीं पे संबंधित है। तो ये जो पीरियड अभी तक, इसके पहले जो भी प्रिवेंटिव कॉजेस मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आप देखेंगे तो चरक का वही जनपदोष का सिद्धांत में कहता हूँ कि अल्पदोष है, जिनके शरीर में अल्पदोष है उनको अल्पदोष अवस्था में उनको विजय कर लो। मध्य दोष है वहाँ पे नित्य शोधन स्वरूप में वहाँ पे उसको अगर हरण करेंगे, तो वायु बलवान होते हुए भी शरीर में अगर दुष्ट स्वरूप में अत्यधिक प्रमाण में वातपित्त पित्त और कफ नहीं रहने वाले तो उनका आदान नहीं हो सकेगा, या हुआ तो भी वो उतनी से बलवान संप्राप्ति नहीं रहेगी कि जिसके लक्षण उतने गंभीर हो सकते हैं। तो प्रायोरिटी हमें यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए देनी है कि वात पित्त और कफ का अगर उनकी वजह से संसर्ग होने वाला है तो वायु को इस तरीके से कंट्रोल करना है कि वो ये नौबत ना ला पाए या उसको ये स्थिति ना मिले, उतनी बल वायु की ना बढ़े जिससे वो आगे संप्राप्ति को
गति दे सके। जो पहले चीज़ें हमने डिस्कस की है, इससे मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति वायु की जो होती है, तो मार्गावरोध कहीं पे भी हो नहीं सकता है। वायु के संचार के जितने भी शरीर के स्रोतस है, सूक्ष्माति सूक्ष्म से लेके स्थूल स्रोतस में वायु को अव्याहत गति प्राप्त होने वाली है। तो कहीं पे भी मार्गावरोध हुआ, उसकी वजह से वायु का प्रकोप हुआ, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। सो वी आर कटिंग डाउन ऑन सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ थिंग कि वायु का बल है, वायु का बल का क्षपण आप नहीं कर रहे हो, पर वायु की गति को कहीं पे आप अवरोध नहीं कर रहे हो, तो उस मार्ग से वायु का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब चिकित्सा के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, तो चिकित्सा के बारे में विभिन्न मत हमें यहाँ पे मिल सकते हैं कि आप में से हर कोई चिकित्सक है, द्रव्यों का इस्तेमाल करता है, चयन करता है। कि द्रव्य का चयन प्रायः मैं कहूँगा कि अपने अपने क्लिनिकल एक्सपर्टाइज जो होते हैं, तो उन पे आधार रखते हुए हर किसी, कोई जैसे बोलेगा कि भाई मुझे अभी तक गुडुचि का प्रयोग बहुत अच्छा लगा है और नेवर फेल्ड विथ, कि मैंने गुडुचि दिया और गुडुचि के से मुझे जो रिजल्ट मिले, मैं कभी रिजल्ट मिला नहीं, ऐसे हुआ ही नहीं है। तो इसमें हर किसी को सोचने लायक है कि क्या करना चाहिए या क्या देना चाहिए। कुछ मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, थोड़े अलग तरीके के कल्प है जो मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। कि नवसागर ये एक ऐसी चीज़ है कि नवसागर का प्रयोग बहुत ज़्यादा आयुर्वेद के कल्पों में भी नहीं दिखता है, पर रसतरंगिणी अगर आप देखेंगे तो रसतरंगिणी में नवसागर सत्व करके एक कल्प आया है। नवसागर सत्व मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और इसका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से होता है। और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी सारे मॉडर्न के जो ब्रोंकोडायलेटर्स या सिरप्स आते हैं, इनमें नवसागर का या अमोनिया सॉल्ट्स का प्रयोग इस्तेमाल होता है। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग इस्तेमाल करते हैं इसलिए आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप रसतरंगिणी में नवसागर सत्व स्पेसिफिक देखेंगे तो नवसागर सत्व का उपयोग उन्होंने वहाँ पे बोला है कि फुफ्फुस शोथ निवारण। तो ये प्राणवायु स्रोतस के बारे में स्पेसिफिक काम करने वाली द्रव्य है। ये पित्त का रेचन अतिशय उत्तम मात्रा में करने वाली है। कई रुग्णों में मैंने ये भी किया है कि अभिपत्तिकर के साथ नवसागर सत्व का प्रयोग किया जाए तो पित्त का रेचन भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। दूसरी बात, कफ का विलयन करने वाली ये दवा है। विलयन करके उसको उसका लेखन की लेखनम नीति पत्तलीकरणम दोषाणम, तो पत्तलीकरण करके इनको पतला करके फिर अधोमार्ग से निकालने का पोटेंशियल नवसागर में मिलता है। तो ये नवसागर सत्व नाम का जो कल्प है ये यहाँ पे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे सकता है, बाकी आगे की आगे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर मेरे अनुभव में देखा है कि जहाँ तक ये एक्यूटनेस की, जो मैंने वात का विचार आपको यहाँ पे बताया कि व्याधि एक हद तक कंट्रोल में है या उसकी अभिव्यक्ति नहीं है ऐसे लगता है, बट द मोमेंट उसकी अभिव्यक्ति होने के बाद जो आशुकारित्व उससे वहाँ मिलता है और संप्राप्ति की गतिविधियों के मृत्यु तक हम पहुँचते हैं, तो ये आशुकारित्व जो है, आशुकारित्व कहीं पे भी वात के इन्फ्लुएंस के सिवाय नहीं आता है। तो इसीलिए वात का नियंत्रण अगर करना है तो सबसे आशुकारित्व। दूसरी चीज़ आपको मिलती है कि विषय कल्पना, विषों का प्रयोग जो कहीं ना कहीं पे अगर आप इंटेलिजेंटली करते हो तो वातव्याधि में, अगर वातव्याधि में देखोगे कारस्कर का प्रयोग बहुत अच्छी मात्रा में बहुत जगह में किया हुआ है, जिसको विषतिंदुक है, कारस्कर वटी है, इसके स्वरूप में मिलता है। दूसरा, वत्सनाभि के कल्प में भी जैसे, या फिर कुछ ज्वर कल्पों में जैसे त्रिभुवन कीर्ति में भी आप देखते हो, ज्वर में त्रिभुवन कीर्ति है कि जिसमें वत्सनाभ का उपयोग किया है। तो यहाँ पे बचनाक जैसे कल्पों का भी विचार किया जाना चाहिए कि आत्ययिक अवस्था या जहाँ पे बहुदोष अवस्था उत्पन्न होती है और शोधन हम उस मात्रा में प्रयोग नहीं कर सकते कि विरेचन या वमन रुग्ण को नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे विष का प्रयोग, फिर बचनाक है, फिर अकेले बचनाक चूर्ण का भी इस्तेमाल हो सकता है या बचनाक के सिद्ध कल्पों द्वारा भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। पर कहीं ना कहीं पे विषय द्रव्यों का विचार यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। कि जैसे एक अहिफेनस नाम का एक कल्प आता है कि बालातिसार में इसका हमने प्रयोग एक दफ़ा किया था कि मधुकारिष्ट का निर्माण करके, मधु की सुरा तैयार करके उसमें अहिफेन घोलते हैं और लगभग 5 लीटर अहिफेना इसमें मधुक सुरा में 11 ग्राम तक अफीम जाती है, अहिफेन जाती है।
और इसका फिर डोसेज जो आता है, इसका डोसेज ये ड्रॉप्स में आता है कि बालातिसार में जहाँ पे देयर आर एपिडेमिक्स, यहाँ पे ड्रॉप्स में देने के बाद अतिसार में संग्रहण कर्म आपको इतना फटाफट और बहुत लाभदायक कर्म जो मिलता है, ये आपको कुटच परपटी देने से उतना नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पे हाइफेन के गुणों का विचार हमें करना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे इस अवस्था में ये एपिडेमिक में हाइफेन का यूज़ करना चाहिए, ऐसे में नहीं रिकमेंड, नॉट एडवोकेटिंग टू यूज़ ऑफ ओपीएम प्रोडक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अकॉर्डिंग टू मी बचनाग, यानी जिसको एकोनाइटम फेरोक्स हम कहते हैं, नवसागर भी देखा जाए तो नवसागर का भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तीसरी द्रव्य मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा, या फिर जिसका फ़ायदा हो सकता है कि आप भी इसके ऊपर विचार करके हमारे जो भी ये विचारधारा इसको संपूर्ण करें, ऐसा मैं आपको आह्वान करूँगा कि मल्ल का प्रयोग, यहाँ पे मल्ल का उपयोग शुद्ध स्वरूप में ज़्यादातर नहीं किया जाता है, ज़्यादातर मल्ल सिंदूर के स्वरूप में ही हम प्रयोग मल्ल का मैंने अभी तक किया है। और जहाँ ज्वर है वहाँ पे गुडुचि और मल्ल ये कॉम्बिनेशन अगर कंबाइन करके दिया जाते हैं तो मिलने वाले रिजल्ट्स आर ड्रामेटिक। जहाँ पे पित्त प्रधान अवस्था है वहाँ पे गुडुचि सत्व के साथ मल्ल का उपयोग अच्छा होता है, और जहाँ पे वात कफात्मक अवस्था है वहाँ पे गुडुचि का क्वाथ है या अमृतारिष्ट है, इसके साथ मल्ल सिंदूर अच्छा काम करता है। तो दोषानुबंध देखने के बाद मल्ल किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यहाँ पे ये हमें प्रयुक्त करना चाहिए। दूसरा, कुछ ऐसे द्रव्यों का चयन किया जाना चाहिए कि यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर ऐसे कहना है कि अकेले वनौषधि या वनस्पति द्रव्यों से ज़्यादा रसकल्पों का विचार अगर हम करेंगे तो मिलने वाला रिजल्ट ये ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आशुकारित्व ये जो कहीं पे देखा जाए तो आशुकारित्व रसकल्पों में हमें विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो मात्रा बहुत अल्प लगती है और रिजल्ट्स मिलने वाले जल्दी होते हैं। तो इसमें एक सिंदूर में और कल्प आता है हेमाभ्रक रस सिंदूर। ये पहले आता था, अभी मिलता है नहीं, मुझे मालूम नहीं है किसी फार्मेसी का, बट हेमाभ्रक रस सिंदूर ये स्वर्ण और अभ्रक का मिश्रण है और परतगंधक कज्जली से कुपीपक्व विधि से तैयार किया जाता है। इसका पर्टिकुलर अगर आप काम देखेंगे तो ये प्राणव स्रोतस को बल्य देने वाली दवा है। तो अनुपान तुलसी स्वरस हो सकता है, शहद हो सकता है, या सीतोपलादि के साथ ये कॉम्बिनेशन में जा सकता है। बट दिस कैन बी अ प्रिंसिपल ड्रग विच कैन प्ले अ वाइटल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ एक्चुअल क्लिनिकल पिक्चर, नॉट फॉर प्रिवेंशन कि मुझे ना हो करके भाई मैं हेमाभ्रक सिंदूर या मल्ल सिंदूर खा रहा हूँ या नुसार सत्व खा रहा हूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे भेदन द्रव्य का कुछ हमें चयन करना चाहिए। जैसे हरित की है, फिर इट कैन बी एज सिंपल एज गंधर्वरित की और नुसार सत्व है, या गंधर्वरित की के साथ भल्लातक का प्रयोग है तो भल्लातक लवण का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है कि थोड़ा गंधर्वरित का भेदन कर्म एनहांस होकर लेखन कर्म ज़्यादा अच्छी तरीके से होने वाला है। तो ये एक एस्पेक्ट यहाँ पे ऐड होता है। और पोटली कल्पना में भी अगर देखा जाए कि रसशास्त्र में अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि कज्जली ये सबसे सिंपल चीज़ है। कज्जली के बाद परपटी आती है, उसके बाद सिंदूर आता है, उसके बाद पोटली आती है, फिर धृति आती है। ये इस तरीके से हायरार्की बढ़ती है। पोटली में भी स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो ताम्रगर्भ पोटली के बारे में कहा गया है। तो ताम्रगर्भ पोटली आपका स्वर्ण है, ताम्र है, पारद है, गंधक है, और ज्वर के साथ श्वास या उग्र श्वास की अवस्था में ताम्र परपटी का विशेष उपयोग उन्होंने कहा है। तो मेरा इसमें सजेशन ये रहेगा कि हमें कितना इंटरेक्शन, कितना इंटरफेरेंस हम इसमें कर पाएंगे एज अ आयुषपैथी डॉक्टर्स, ये इसके बारे में कोई पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, पर विचार करके रखने में कोई इसमें हर्ज नहीं है, ऐसा मेरा सजेशन है। तो कुछ ऐसे कल्पों का विचार किया जाए कि जैसे आप अगर भैषज रत्नावली भी देखोगे तो कुछ अवस्थाएं आपको ऐसे मिलती है ग्रंथों में कि जो जिसका डायरेक्टली माधव निदान में उल्लेख आपको नहीं मिलता है। जैसे विष्णु तेल नाम का एक कल्प आया है। विष्णु तेल कल्प में उन्होंने फलश्रुति दी है गदगद वाक हरत्वम। तो गदगद वाक ऐसे कहीं पे माधव निदान में आपको निदान नहीं मिलेगा, लक्षण स्वरूप में आया होगा, पर हकलाना
या ये जो चीज़ है इसका स्पेसिफिक देखा जाए तो विष्णु तेल के नस्य से इसका निवारण होता है, तो ये उस कल्प की स्पेसिफिक फलश्रुति है। तो कई बार कैसे होता है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आई हुई कोई भी व्याधि हम किस तरीके से किसी भी निदान की चौखट में बैठे और उसको फिर हाँ भाई ये इससे कोरिलेट हो रहा है, सो कोरिलेशंस आर नॉट एट ऑल नेसेसरी एवरी टाइम एंड दे नीड नॉट बी डन, बट येस जैसे वैशज रत्नावली है, निघंट रत्नाकर है, रस जल निधि है, इनमें अगर आप देखोगे तो कोई कॉम्प्लेक्स कल्प आते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक अवस्था या एक दो ही लक्षण ऐसे कहते हैं कि जिनके होते हुए ये कल्प स्पेसिफिक काम करता है। अब ये उस व्याधि की प्रत्यनिक अवस्था मिलती है हमें कि जहाँ पे वो स्पेसिफिक काम आपको दर्शाता है। बाकी अगर और अवस्था रूप देखा जाए तो फिर रुग्ण परीक्षण से कुछ और चीज़ों का उसमें किया जा सकता है कि सूचेकर अगर आप देखोगे तो सूचेकर की फलश्रुति फिर से पंचश्वासान, पंचकासान, पंचगुल्मान, तो जो सेट की गुल्म से लेके वो श्वास्तक आ रहा है, गुल्म ये मांस प्रधान व्याधि है, पूरा मांसर स्रोतस में उसकी अभिव्यक्ति आपको दिखती है, वो भी अगर आप संप्राप्ति गुल्म की देखेंगे तो उसमें वायु का ही रोल प्रधान है। तो ऐसी अवस्था में फिर स्वर्ण सूचेकर जैसे कल्प का आर्द्रक स्वरस के में उसको जैसे मात्रा स्वरूप में अगर देते हैं तो वो प्राणवाह को बल्य काम भी करता है। उसमें अगर देखेंगे तो उसमें बचनाक जैसे कल्प भी, बचनाक जैसे वनस्पतियों का भी अंतर्भाव है। तो दीज आर पॉलीहर्बल हर्बोमिनरल फॉर्मुलेशंस which have given good results in patients with similar symptoms or parallel symptoms. So I think जो अभी तक मैंने कुछ सोचा था इसके बारे में वो आपके सामने मैंने रखा है। कुछ आपके विचार, प्रतिक्रिया, प्रश्न है तो यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास हम ज़रूर करेंगे। कृपया ये ध्यान दें कि कोई भी इसमें से ये विचार जो है वो वैयक्तिक है, ना मैंने कोई आपको ये रिकमेंडेशन किसी को दिए है कि ये, या फिर आई एम नॉट ट्राइंग टू मिसलीड एनीबडी, दीज आर माई ओन थॉट्स। सो thank you for Nirog Street for giving me this opportunity and thank you all for sharing my thoughts, मेरे विचारों पे ध्यान देने के लिए, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। फिनिश करें।